नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। इस व्लॉग में कुछ अपडेट्स आपको दे देती हूं क्योंकि बांग्लादेश के भी बहुत सारे दर्शक हमारे इस चैनल को देखते हैं कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान जो चीन के दौरे पर थे, उनके इस दौरे में राष्ट्रपति शी जिनपिंग और साथ ही जो चीन के प्रधानमंत्री हैं ली चियांग, उनके साथ मुलाकात में कौन सी बड़ी बातें हुई। इसके साथ ही आपको ये भी मैं बता दूं कि कल हमने आपको ये जानकारी दी थी अपने शॉर्ट्स के सेक्शन में, जो अभी मैं थोड़ा सा विस्तार से बात करूंगी, कि कैसे दिनेश त्रिवेदी जो भारत के नए उच्चायुक्त हैं बांग्लादेश में, उन्होंने कल जिस वक्त अपने क्रेडेंशियल्स को प्रेजेंट किया बांग्लादेश के राष्ट्रपति को, उसी वक्त हमने देखा कि एक नोटिफिकेशन आया कि उनको कैबिनेट का दर्जा दे दिया गया है। ये एक इंपॉर्टेंट सिग्नलिंग है। क्यों है, आपको बताती हूँ। देखिए, जहां तक भारत बांग्लादेश का संबंध है, वो पिछले कुछ वक्त से काफी तनावपूर्ण रहा, खास करके अगस्त 2024 के बाद से, जब शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ। शेख हसीना और अवामी लीग को जो इस साल फरवरी में चुनाव हुए, उसमें उस चुनावी रेस में शामिल होने की इजाजत नहीं दी गई थी। इनफैक्ट बांग्लादेश के जो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, उसमें शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई दी गई है, जो उनका इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल है, क्योंकि अगस्त 2024 में स्टूडेंट्स मूवमेंट के बाद में जितने लोगों की जाने गई थी, उसके लिए उनको, उनकी सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया है। बहरहाल वो है भारत की ही जमीन पर, और वो जब सत्ता में थी तो भारत के काफी नजदीकी रिश्ते थे। वो एक दशक से ज्यादा के वक्त पर बांग्लादेश में जो है वो सत्ता में मौजूद रही। अब इस रिलेशनशिप को फिक्स करने के लिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, इसमें कोई शक नहीं है। इतनी बड़ी एक सीमा है भारत बांग्लादेश के बीच में, लैंड बाउंड्री है। भारत के आपकी ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बाउंड्रीज जिस तरीके से शेयर होती है, आप बांग्लादेश, आप वेस्ट बंगाल से लेकर असम की अगर हम बात करें, तो तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर बांग्लादेश हमेशा एक संवेदनशील मुद्दा जरूर होता है। और इसीलिए दिनेश त्रिवेदी जो पहले तृणमूल कांग्रेस में थे और भारत के पूर्व रेल मंत्री भी रहे, ममता बनर्जी के साथ कभी उनके नजदीकी रिश्ते हुआ करते थे, बाद में किन्हीं वजह से उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को छोड़ दिया और बीजेपी का दामन थामा, और अब जाकर उनको भारत ने अपना हाई कमिश्नर बनाकर भेजा है बांग्लादेश में। तो दिनेश त्रिवेदी कूटनीतिज्ञ नहीं है, वो एक राजनीतिज्ञ हैं। और इसीलिए जब किसी मुल्क में हम देखते हैं कि एक पॉलिटिकल अपॉइंटी को भेजा जाता है बतौर एक राजदूत, तो उसमें एक सिग्नलिंग की कोशिश की जाती है कि हमारे अंदर एक ये राजनीतिक विलिंगनेस है, राजनीतिक चाहत है कि रिश्तों को हम बेहतर करें। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ी ज्यादा काम करने की जरूरत होती है, जिसमें आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करने की जरूरत होती है, क्योंकि बहुत चीजें बिगड़ गई होती हैं, तनाव ज्यादा होता है। दिनेश त्रिवेदी दरअसल हैं गुजरात से, लेकिन वो पश्चिम बंगाल में रहते हैं, बांग्ला भाषा अच्छी तरह से बोलते हैं, तो वो बंगाली नहीं है। ये भी एक बहुत ही दिलचस्प बात है। वैसे उनको कुर्तास का बहुत शौक है, दुर्गा पूजा भी जो है वो बहुत जमकर जो है पूरी खुशी के साथ परिवार वालों के साथ मनाते हैं। दिनेश त्रिवेदी पहले ऐसे पॉलिटिकल अपॉइंटी नहीं है, ये प्रेसिडेंस रहा है पहले कि बहुत हमने देखा है, खास करके अगर आप भारत के 70-80 के दशक में देखें तो ऐसे कुछ नियुक्तियां हुई दूसरे मुल्कों में जहां भारत चाह रहा था कि उन मुल्कों के साथ रिश्तों को एक नई दिशा दी गई। तो उसमें खास करके अगर हम देखें तो अमेरिका, ब्रिटेन और रूस शामिल थे, जहां कुछ ऐसी नियुक्तियां हुई थी जब भारत चाह रहा था कि अगर एक सीनियर चेहरे को हम भेजते हैं एज एन एम्बेसडर, एज अ हाई कमिश्नर, और उनको हम एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा देते हैं, तो वो एक ज्यादा पॉलिटिकल प्रीमियम के साथ बातों को रखेंगे बातचीत की मेज पर, और दोनों ओर के बीच में जो है रिश्तों को थोड़ी आसान करने में एक बढ़िया दिशा मिलेगी। तो ऐसे काफी सारे हमारे चेहरे रहे हैं, जैसे वीके कृष्णा मेनन जो यूनाइटेड किंगडम में हाई कमिश्नर थे, दुर्गा प्रसाद हार 1975 में उनको
सोवियत यूनियन भेजा था इंदिरा गांधी ने, आई.के. गुजराल वो भी सोवियत यूनियन गए थे, त्रिलोकीनाथ कौल, टी.के. कौल सोवियत यूनियन में, डॉक्टर करण सिंह जो कि अमेरिका में एम्बेसडर रहे 1989 से 1990 के बीच में, एल.एम. सिंघवी जो यूके गए हुए थे। तो जैसे मैंने कहा, उन दिनों में अगर आप भारत के फॉरेन पॉलिसी के एवोल्यूशन को देखें 70s, 80s, 90s, ये वो दौर है जब खास करके अमेरिका, ब्रिटेन और रूस के साथ में रिश्तों में बहुत ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं। भारत को इन मुल्कों की जरूरत है और उनको उनके साथ रिश्तों को और बेहतर बनाने के लिए इस तरह की नियुक्तियां की जाती थी। बहरहाल एक लंबे अरसे बाद ऐसा हुआ है कि एक पॉलिटिकल अपॉइंटी भेजे जाते हैं पड़ोसी मुल्क में और उनको कैबिनेट का दर्जा दिया जाता है। दिनेश त्रिवेदी चूंकि इन द पास्ट रेल मंत्री भी रह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, तो शायद इसीलिए ये उचित समझा गया और इसका असर भी दिखा, क्योंकि कल दिनेश त्रिवेदी जैसे ही अपना क्रेडेंशियल्स उन्होंने प्रेजेंट किया, उसके बाद वो गए जो जमुना फ्यूचर पार्क वीजा एप्लीकेशन सेंटर है। भारत के 5 कॉन्सुलेट्स हैं बांग्लादेश में, अगर हम देखें सिलहेट, चिटागोंग, और वीजा एप्लीकेशन सेंटर में जाकर उन्होंने एक बहुत जरूरी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच में पिछले तनाव की वजह से जो 2 सालों से टूरिस्ट वीजा को सस्पेंड कर दिया गया था नई दिल्ली की तरफ से, अभी तक पिछले 2 सालों में बांग्लादेश से जो भी नागरिक भारत आना चाह रहे थे, या तो अगर कोई बहुत अर्जेंट मेडिकल जरूरत हो तो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए उनको मेडिकल वीजा दिया जा रहा था, या किसी कॉन्फ्रेंस में अगर आ रहे थे तो बिजनेस वीजा दिया जा रहा था बिजनेस के काम के लिए। लेकिन बहुत भारी गिरावट दर्ज हुई नंबर्स में, क्योंकि बांग्लादेश के सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो भारत आते हैं यहाँ शॉपिंग करने के लिए, टूरिज्म के लिए, वेडिंग शॉपिंग करने के लिए, मेडिकल टूरिज्म के लिए। तो मतलब आप पहले जो आंकड़े होते थे 2024 के पहले, कि पिछले कुछ महीनों में धीरे धीरे थोड़ी सी मेडिकल वीजास को रीइंस्टेट किया गया, कुछ एक आध बिजनेस वीजास को रीइंस्टेट किया गया, तो भी जो पहले के मुकाबले जो नंबर्स थे, दे वर ओनली 10 to 20%। तो अब दिनेश त्रिवेदी ने कहा है कि 28 जून से आप एप्लीकेशन भर पाएंगे, रविवार के दिन से, अगर आपको भारत आना है पर्यटन के लिए। और उन्होंने ये भी कहा कि मेडिकल वीजास की फैसिलिटेशन को भी हम जारी रखेंगे। तो अपनी जो वो बातें रखी थी उन्होंने, उसमें उन्होंने बांग्ला भाषा में भी कुछ बातें कही और कुछ इमेजेस भी आई हैं सोशल मीडिया पर कि कैसे एक औरत आती हैं और उनसे कहती हैं कि इस वीजा एप्लीकेशन सेंटर में खास करके जो छोटे बच्चों को लेकर आते हैं और जो बच्चे हो सकता है फिजिकली डिसेबल्ड हो, क्या उनके लिए एक प्ले एरिया या कुछ जो है आप प्रावधान यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि काफी वक्त बहुत लंबे लाइन लग जाते हैं, हर रोज कम से कम 100 ऐसे एप्लीकेशन जरूर आते हैं। तो दिनेश त्रिवेदी उस बात को सुनते हैं, बांग्ला में उनसे बातचीत करते हैं उस महिला से और कहते हैं कि ठीक है, हम देखते हैं क्या कुछ किया जा सकता है। तो दिनेश त्रिवेदी की उस बात को एक बार मैं आपको सुना এবার আসল জেনে আপনাকে বলি, I am very happy to announce that we are resuming our normal visa applications for tourist visas, which can be submitted from 28th of June 2026. আবার আমি পড়ি that I am very happy to announce that we are resuming our normal visa operation application for tourist visa, which can be submitted from Sunday the 28th of June 2026. We will continue to facilitate medical visas in urgent cases on humanitarian consideration and grounds. Visa application continues to be issued through the 5 visa center. Equally, it is from 5. Rajshahi, Chattogram, Sylhet and Khulna. We will further scale up our operation on other cities gradually. We hope that this will further strengthen the people-to-people ties between our two sovereign nations. ये जरूरी है कि भारत भी बांग्लादेश को 1971 की लेंस से ना देखे, जो लिबरेशन वाला लेंस था। 1971
बांग्लादेश की आजादी में इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि भारत की बहुत अहम भूमिका थी। उस इतिहास को मिटाने की गलती भी बांग्लादेश ना करे, भुलाने की गलती ना करे। हमें जब आगे की ओर जाना होता है तो हम अपने इतिहास से सीख जरूर लेते हैं, भले ही इतिहास के बोझ को साथ लेकर नहीं चलते हैं। तो इसीलिए ये दोनों ओर से कोशिश होनी चाहिए। अगर एक इंपॉर्टेंट रिश्ता है, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, कोशिशें दोनों ओर से ही होनी चाहिए कि कैसे इस रिश्ते को आप बेहतर बनाएं। भारत को ये भी सोचना होगा कि पड़ोसी मुल्कों में, दक्षिण एशिया में पिछले कुछ वक्त में जिस तरह से रिश्ते इतने तनावपूर्ण रहे, कभी नेपाल के साथ, कभी मालदीव्स के साथ, कभी श्रीलंका के साथ, कहीं इंडियन मीडिया के खिलाफ नेपाल में नारेबाजी होती है, कहीं इंडिया आउट का कैंपेन चल रहा होता है मालदीव्स में, और एक जो परंपरा बनी रहती थी कि चूंकि भारत एक बड़ा देश है, पड़ोसी मुल्कों के जितने भी चुने हुए नेता होते थे, प्रधानमंत्री, वो अपने पहले विदेश दौरे पर आमतौर पर सबसे पहले दिल्ली ही आते थे, मुलाकात करते थे। लेकिन वो प्रथा अब बदल गई है। भारत की वो पोजीशन भी बदली है, कुछ अपनी खामियों की वजह से, कुछ गलतियों की वजह से, कुछ बदलते हुए हालात की वजह से, कुछ चीन के प्रभाव की वजह से। तो इन सब चीजों को रियलाइज करके एक्सेप्ट करना भी बहुत जरूरी होता है। वो एक सिक्योर्ड नेशन का रिफ्लेक्शन होता है कि आप हर बात पर इनसिक्योर ना हो। हमने देखा कि मालदीव्स के राष्ट्रपति मुइज़ो हो, नेपाल के प्रधानमंत्री ओली हो, इन लोगों ने भी चुना था कि भाई हम जो हैं पहले जाकर चीन में हम मुलाकात करेंगे तारिक रहमान की तरह, ना कि नई दिल्ली आएंगे। वैसे तारिक रहमान की जो माँ थी बेगम खालिदा जिया, जो कि स्वर्गीय प्रधानमंत्री, मतलब पहले प्रधानमंत्री रही बांग्लादेश की, स्वर्गीय नेता, उन्होंने भी अपने कार्यकाल में चीन का दौरा कम से कम 9 दफा किया था। तो बांग्लादेश और चीन के रिश्ते 1975 के बाद से, जब से डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स बने हैं, तब से ऐसा नहीं है कि ये रिश्ते कमजोर पड़ गए। हाँ, भारत की जरूर कोशिश होती है क्योंकि भारत की अपनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स हैं। भारत चीन को सिर्फ चीन के नजरिए से नहीं देख सकता है। भारत की एक मजबूरी है कि जब आप चीन को देखते हैं तो चीन और पाकिस्तान की दोस्ती की भी बात सोचनी पड़ती है, क्योंकि इसमें तो कोई दो राय नहीं कि एक आतंकवाद का एक बहुत बड़ा मसला है, एक चुनौती है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को भारत ने झेला है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि चीन के साथ भारत के रिश्ते नहीं है। चीन के साथ पिछले साल हमने देखा कैलाश मानसरोवर यात्रा को रिज्यूम किया गया, उसको हमने जाके कवर किया था, वो रिपोर्ट्स भी हैं हमारे चैनल पर। ट्रेड जारी है, डायरेक्ट फ्लाइट्स जारी है। चीन के साथ तो आज दुनिया के हर मुल्क अपने रिश्तों को रीसेट कर रहे हैं। यूरोपियन मुल्क हो, स्पेन जैसे, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो। आपने देखा कि ट्रंप ने जब जब पंगे लिए, अपने एलाइज को उल जुलूल बातें कही, रिश्तों में दरारें आई, तब तब जो है इन नेताओं ने चीन की ओर कूच किया। मतलब कुछ ही हफ्ते पहले हम देख रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप खुद चीन में थे, उनके जाने के बाद व्लादिमीर पुतिन चीन में थे, शहबाज शरीफ चीन में थे। तो एक तो दुनिया भर में चाहे जितनी भी बातें हो गई हो कि हम डीकपलिंग कर लेंगे चीन से, अभी भी वो स्थिति में नहीं है दुनिया कि चीन से कटकर जो है अपने बिजनेस को आगे बढ़ा दे। बहरहाल, अब मैं थोड़े अपडेट्स दे देती हूँ कि तारिक रहमान की ये जो मुलाकात हुई प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल इन बीजिंग में, यहाँ पर जो रीड आउट लिखा गया उसमें कहा गया कि द टू लीडर्स एंगेज्ड इन फ्रूटफुल डिस्कशंस ऑन इश्यूज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट, strengthening economic cooperation and deepening future partnership between Bangladesh and China. उसके पहले उनकी जो औपचारिक मुलाकात हुई थी वो हुई चाइनीज प्रीमियर, जो उनके काउंटर पार्ट है, ली चियांग, उनके साथ में, और एक रेड कार्पेट वेलकम दिया गया, उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया द ग्रेट हॉल ऑफ पीपल इन बीजिंग। हाई लेवल जो है प्रतिनिधि मंडल की बैठक हुई और कुल मिलाकर 2 समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ है। 13 मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुए हैं, 2 MOUs एंड 13 MOUs, 2 अग्रीमेंट्स, माफी चाहती हूँ, 2 अग्रीमेंट्स एंड 13 MOUs वर साइंड। इसमें जो कोऑपरेशन की बात की जा रही है, देखिए चीन पिछले कुछ वक्त से लगातार बांग्लादेश का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बना हुआ है और बांग्लादेश कोशिश कर रहा है कि चीन से उनको काफी ज्यादा निवेश मिले। तो बांग्लादेश की इंटरेस्ट है कि आप ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी और पीपल टू पीपल टाइज में जो है
आप रिश्तों की गाड़ी को आगे बढ़ा सकें। एक इंटरेस्टिंग बात है कि ली चियांग ने जिस तरीके से कहा कि चीन दिलचस्पी रखता है कि वो बांग्लादेश से ज्यादा आयात भी करे, ऐसा नहीं हो कि सिर्फ बांग्लादेश ही चीन से खरीद रहा हो प्रोडक्ट्स, बल्कि वो बांग्लादेश से भी जो है कुछ प्रोडक्ट्स वो खरीदे और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट्स, वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स, इन सबको वो डेवलप करे, ट्रेड, सप्लाई, फाइनेंस इन क्षेत्रों में। तो देखिए ये अगर आप बांग्लादेश और चीन के रिश्तों को देखेंगे, बांग्लादेश उन कंट्रीज में से था विच वर द फर्स्ट टू जॉइन द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। 2016 में उसके एक्टिव पार्टनर हो गए थे और 2010 से लेकर 2025 तक चीन लगातार बांग्लादेश का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बना हुआ है 16 सालों से। बांग्लादेश चीन को क्या एक्सपोर्ट करता है? गारमेंट्स और कृषि उत्पाद, और चीन से जो इंपोर्ट्स होते हैं वो है मशीनरी, इंडस्ट्रियल मटेरियल्स और दूसरे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट। तो टेक्सटाइल, अपैरल इंडस्ट्री, इनके लिए और स्कोप है। और चाइना ने इनफैक्ट बांग्लादेश को 0 टैरिफ ट्रीटमेंट दिया हुआ है ऑन 100% ऑफ टैरिफ लाइंस फ्रॉम 1 दिसंबर 2024 से, जिसकी वजह से बांग्लादेश के जो कृषि उत्पाद हैं, दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, वो चीन की मार्केट को और ज्यादा इजीली एक्सेस कर सकते हैं और वहां तक पहुंच सकते हैं। 2024 में दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के रिश्तों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप पे एलिवेट किया था। और इस वक्त बांग्लादेश में कम से कम 700 ऐसी चाइनीज कंपनियां हैं जो पंजीकृत हैं, रजिस्टर्ड हैं, पावर, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टेक्सटाइल्स, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर्स में। पावर प्रोजेक्ट्स में चीन काफी एक्टिव है बांग्लादेश में, कोल फायर्ड प्लांट्स हो, सोलर, विंड फार्म्स हो। बांग्लादेश ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अप्रूव किया है, चाइनीज इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल जोन इन चिटागोंग। ये रॉयटर्स की रिपोर्टिंग है। रॉयटर्स ने कहा है कि इससे करीब करीब 1 लाख जॉब्स, 100,000 जॉब्स क्रिएट होंगे बांग्लादेश में, एंड मोर देन $500 मिलियन इन एफडीआई ड्यूरिंग इट्स इनिशियल फेज जो है वो बांग्लादेश में आएंगे। तो देखिए कुल मिलाकर मैं ये कहूंगी कि आज जियोपॉलिटिक्स की जब हम बात करते हैं, जब हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं, ठीक जैसे नेपाल में हमने देखा, बालन शाह ने कहा था कि भाई हम तो किसी के साथ भी अलाइन नहीं होंगे, हम अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी रखेंगे। तारिक रहमान ने भी यही कहा था कि बांग्लादेश फर्स्ट की पॉलिसी होगी। भारत के लिए मैं ये कहूंगी कि हम एक बड़ा मुल्क है, हमारे जो संबंध है वो रिप्लेस नहीं किए जा सकते। ये अच्छी बात है कि दिनेश त्रिवेदी के ढाका में होने से एक मोमेंटम देने की कोशिश की जा रही है। बांग्लादेश के जो हाई कमिश्नर हैं भारत में, रियाज हमीदुल्लाह, पिछले कुछ वक्त में बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने कल्चरल एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट्स पर बहुत सक्रिय रहे हैं। मीडिया एंगेजमेंट हो, कलाकारों के साथ, राजनीतिकों के साथ एंगेजमेंट्स हो, उसमें बहुत अच्छी से जो है उन्होंने अपना एक इंप्रेशन जमाया है। तो दिनेश त्रिवेदी के वहां जाने से एक और मोमेंटम मिलेगी बायलैटरल रिश्तों को। और किसी भी बड़े मुल्क को ये इनसिक्योर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भारत से भी बार बार ये पूछा जाता है कि क्या आप रूस से गैस खरीदते रहेंगे, क्या आप ईरान से तेल खरीदेंगे, हमारा जवाब क्या होता है कि भाई इंडिया विल डिसाइड इट्स एनर्जी बास्केट बेस्ड ऑन इट्स नेशनल इंटरेस्ट। या हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को लेकर जो है बहुत ज्यादा हम पॉजिटिव होते हैं। तो यही इज्जत आपको दूसरे मुल्कों भी देनी होगी, भले ही जियोग्राफिकली, इकोनॉमिकली वो आपसे स्मॉलर इन साइज हो। आप बिग ब्रदर एटीट्यूड नहीं दिखा सकते हैं, और ये हाल के सालों में जो भारत की खामियां रही हैं विदेश नीति में, उससे हमको समझ में आया है। लेकिन दूसरी ओर बांग्लादेश को भी मैं एक नसीहत जरूर दूंगी, यही कि चीन के साथ रिश्ते जरूर कीजिए, लेकिन चीन के प्रॉब्लमैटिक इकोनॉमिक डेट ट्रैप पॉलिसी को मत भूलिए। खुद बांग्लादेश भी उसका दर्द झेल चुका है, और बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने उसका दर्द झेला है। आप अफ्रीका के कंट्रीज में देखिए। ठीक है, ये आपकी चॉइस है कि आप किसके साथ कैसे इंगेज करते हैं, लेकिन इंडिया एक इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है। चाइना इंडिया को मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में नहीं रिप्लेस कर सकता। एक हॉस्पिटल बन जाने से बांग्लादेश के लोगों की दिक्कत नहीं दूर हो सकती है। इंडिया आने में आपको आसानी होती है, खान पान में आसानी होती है, भाषा की सहूलियत है। बांग्ला भाषाते एखानेও लोकेरा কথা বলে,
तो আপনারও সুবিধে হয় ওটার জন্য। तो ये सारी चीजें हैं। हाँ, इंडियन मीडिया में बहुत सारे ऐसे रॉटन एप्पल्स हैं जिन्होंने रिश्तों को सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद और सिक्योरिटी फ्रेम से ही देखा है। ये गलत है। तो दोनों ओर को ही सोचना चाहिए कि अगर ये रिश्ता जरूरी है, हम क्या भूमिका निभाए इन रिश्तों को और मजबूत करने के लिए। तो इस ब्लॉग में अभी मेरे साथ बस इतना ही। जो लोग हमारे साथ जुड़े हमेशा के लिए शुक्रिया, नमस्कार, आदाब, नमस्कार।